हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कोल एंड पेट्रोलियम। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे और ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। ठीक है, तो चलो एक बार देख लेते हैं चैप्टर में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, फिर चैप्टर को आगे कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमने पढ़ा रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज जिनसे हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है, वो सारे ही क्या है, रिसोर्सेज है। जैसे अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमें क्या चाहिए, कोई व्हीकल चाहिए, तो वो रिसोर्स है। व्हीकल चलेगा किस पर, एक सड़क पर चलेगा, है ना, तो वो भी क्या है, सड़क भी क्या है, एक रिसोर्स है। हम बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहते हैं, घरों में, हाउसेज में रहते हैं, तो ये भी क्या है, हमारे रिसोर्सेज ही है। ठीक है, और ये जो रिसोर्सेज हैं, ये संसाधन है, ये दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। अब प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन, प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, और मानव निर्मित संसाधन जो मानवीय प्रयासों द्वारा बनाए जाते हैं। आप देख सकते हो मानव निर्मित संसाधन कौन कौन से हैं, लेकिन दोनों के बीच में क्या है, एक कनेक्शन है। कनेक्शन किस चीज का, कि आप देख पा रहे हो कि ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये मैन मेड रिसोर्सेज हैं, यानी कि ये प्राकृतिक संसाधन है और ये मानव निर्मित संसाधन है। लेकिन ये जो मानव निर्मित संसाधन है, ये बने हुए किससे हैं, देखो मानवीय प्रयासों द्वारा बने हुए, ठीक है, लेकिन बने हुए किससे हैं, ये बने हुए हैं प्राकृतिक संसाधनों से। ठीक है, तो ये जो मानव निर्मित संसाधन है, ये कनेक्टेड है प्राकृतिक संसाधनों से ही, क्योंकि उन्हीं से बने हुए हैं, लेकिन मानवीय प्रयासों द्वारा इन्हें और अच्छा बनाया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना, चलो। अच्छा, फिर बात की थी हमने, ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये भी दो प्रकार के हैं। एक जो आसानी से हमें मिल जाते हैं और आसानी से समाप्त नहीं होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है, हवा है, तो ये सभी कभी भी समाप्त नहीं होंगे। वहीं दूसरी ओर ऐसे संसाधन जो समाप्त हो सकते हैं, यानी कि जल्दी समाप्त हो जाते हैं अगर हम इनका अधिक उपयोग करते हैं, तो इन्हें कहा जाता है समाप्त होने वाले संसाधन। जैसे वन है, वन्य जीव है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है, ये सारे। फिर हमने बात की थी ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, इन सभी को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मृत प्राणियों के और मृत वनस्पति के अवशेषों से बनते हैं। ठीक है, इसीलिए जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। फिर हमने कोल के बारे में बात की कि कोल क्या है। ठीक है, हार्ड है, स्टोन की तरह होता है, काले रंग का होता है। इसके अलावा इसका उपयोग जो है, हम फ्यूल के रूप में इसका उपयोग करते हैं। रेलवे इंजनों में इसका उपयोग किया जाता था। थर्मल पावर स्टेशंस में बिजली पैदा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके तीन मुख्य उत्पाद हैं, एक है हमारे पास कोल तार, एक है कोल गैस और एक है हमारा कोक। ठीक है, अब ये तीनों क्या है, ये हम देखने से पहले कोल की स्टोरी के बारे में बात की थी कि कैसे निचले जलीय क्षेत्र जब जो घने वन थे, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण जब वे मृदा में दफन हो गए, तो धीरे धीरे और गहराई में चले गए। उच्च दाब और उच्च ताप के कारण धीरे धीरे ये जो मृत पेड़ पौधे थे, मृत वनस्पति थी, कोयले में परिवर्तित हो जाती है। अच्छा, जब धीरे धीरे ये मृत वनस्पति कोयले में परिवर्तित हो रही है, तो इसमें लगभग 300 मिलियन वर्ष से भी अधिक वर्ष लग रहे हैं। दूसरा, इसीलिए इन्हें फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। और ये जो प्रोसेस है, जिसमें धीरे धीरे कोयले से कोयला बन रहा है, किससे, मृत वनस्पति से, इस प्रोसेस को भी कार्बनाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, तो कोयला, मुख्य रूप से कोयला जो है उसमें क्या होता है, कार्बन ही होता है। ठीक है, कार्बन को जब जलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। इस प्रकार से कोयले की ये खान है। फिर कोक के बारे में बात की थी, कोयले से मिलता है जो। फिर कोक क्या है, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। इसे धातुओं के निष्कर्षण में, इस्पात के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है,
फिर कोलदार कोलदार लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है, ठीक है, कोक से कोयले से हमें मिलता है। फिर ये गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसकी अप्रिय गंध है। इसका उपयोग रंगों में, दवाओं में, पेंट बनाने में किया जाता है। यहाँ तक कि कपूर जो होते हैं, जो कीड़ों को कीट को, ठीक है, मौत को भगाने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है, वो भी कोलतार से ही बनते हैं। ठीक है, चल फिर कोल गैस के बारे में बात की थी कि कोल से जब हम कोक बना रहे हैं, कोक बनाते हैं, उसी दौरान कोक गैस जो है कोल गैस जो है वो हमें मिलती है। फिर ये कोल गैस को आसपास के जो आसपास के जो उद्योग हैं वहां पर भेजा जाता है और वहां पर एज अ फ्यूल इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर हमने पेट्रोलियम के बारे में बात की थी। पेट्रोलियम से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन दो मुख्य उत्पाद जो कि है पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल का उपयोग भारी हल्के स्वचालित मोटर वाहनों के लिए एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, और डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहन और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, इनमें डीजल का उपयोग किया जाता है एज अ फ्यूल, ठीक है, ईंधन के रूप में। फिर फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम भी हमने देख लिया था। पेट्रोलियम कैसे जो है समुद्र में रहने वाले जो मृत जीव हैं उनसे, उनके अवशेषों से हमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मिलती है। फिर हमने पढ़ लिया था कि ये जो पेट्रोलियम है इसके अलग अलग कंस्टिट्यूएंट है। अब ये जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट है इन्हें पेट्रोलियम रिफाइनरी में अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पर। फिर ये जो पेट्रोलियम है इसे काला सोना भी कहा जाता है, क्योंकि इसका बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व है इस वजह से, ठीक है, और बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए बहुत सारी चीजों में इसका उपयोग किया जाता है, इसीलिए भी इसे काला सोना या ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। चलो फिर हम बात कर रहे थे इसके जो अलग अलग प्रोडक्ट हैं उनके बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी है, तो एलपीजी फ्यूल्स के रूप में यूज की जाती है घरों में और उद्योगों में। अगला है पेट्रोल, तो पेट्रोल एक मोटर फ्यूल भी है और शुष्क धुलाई के लिए यानी कि ड्राई क्लीनिंग के लिए भी इसका एज अ सॉल्वेंट इसका उपयोग किया जाता है। अगला है कैरोसिन, कैरोसिन का उपयोग स्टोव के लिए किया जाता है, ठीक है, लैंप के लिए किया जाता है और जेट वायुयान के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर डीजल, डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहन और विद्युत जनरेटरों को चलाने के लिए या उनके लिए एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, इसका काम है ल्यूब्रिकेशन करना। ठीक है, अगला है पैराफिन वैक्स या पैराफिन मोम, इसका यूज किया जाता है ऑइंटमेंट, कैंडल, वैसलीन, क्रेयॉन्स बनाने के लिए। बिटुमेन या डामर, इसका उपयोग पेंट बनाने के लिए, रोड सरफेसिंग के लिए, रोड के निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर हमने बात की थी सीएनजी के बारे में, तो सीएनजी को पढ़ने से पहले आप एक बार इसको देख लो। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे। तो फिर हमने बात की थी सीएनजी के बारे में। सीएनजी जिसे हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो ये सीएनजी है क्या, जैसे हम यहाँ पर बता रहे थे इस तरीके से, ये सीएनजी क्या है, एक गैस ही तो है। ठीक है, तो इसे स्टोर कैसे करेंगे, इस गैस को क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करके क्या किया जाता है, फिर इसे जो है भंडारित किया जाता है, या हम कहेंगे स्टोर किया जाता है। इंडिया में कई जगह जो है इसके भंडार पाए जाते हैं, कई जगह पर हमें सीएनजी मिलती है, यानी कि नेचुरल गैस मिलती है, फिर उसे निकाल करके उसे फिर संपीड़ित करके जो है हम स्टोर करते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि इसे कंप्रेस करना इतना आसान क्यों है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में होता है स्पेस। ठीक है, अब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है यानी कि यहाँ पर इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा कम है या ना के बराबर है। जैसे अगर हम इस पेन की बात कर रहे हैं तो इसका क्या है, एक प्रॉपर शेप है ना, इसको हम ऐसे तोड़े तो आसानी से नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि ये बना हुआ है जिन पार्टिकल से, उन पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, जिससे कि इसने अपने शेप को मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, जबकि यहाँ पर ये जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा कम होती है या ना के बराबर होती है, जिससे कि उनके बीच का स्पेस ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है तो स्पेस ज्यादा होगा पार्टिकल्स के बीच का। ठीक है,
चलिए, तो इसी वजह से इनका कोई फिक्स्ड शेप या वॉल्यूम नहीं होता है। क्लियर हो गया इतना? चलो, वैसे तो ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे जब आप स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ोगे। तो सिंपल, तो इस गैस को क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है और कंप्रेस करके स्टोर करके इसका उपयोग किया जाता है। अब हमें सीएनजी का उपयोग क्यों करना चाहिए ओवर पेट्रोल और डीजल? क्योंकि अगर हम पेट्रोल और डीजल की बात करें तो पेट्रोल और डीजल कैसे होते हैं बच्चों? प्रदूषणकारी होते हैं। ये NO2 SO2 जैसी गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, और जब ये ऐसी गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं तो इससे क्या होता है, ये जब गैसेस एटमॉस्फेयर में जाती हैं तो एटमॉस्फेयर में जाकर के रेन वाटर के साथ मिलकर के ये क्या बनाती हैं, एसिड रेन बनाती हैं। ठीक है, इसीलिए अब एसिड रेन से बहुत ज्यादा नुकसान होता है हमारी इमारतों को, मिट्टी को, ठीक है, ह्यूमंस को, एनिमल्स को, ठीक है, पानी को, जो वाटर है उसको, ठीक है, तो इमारतें हैं उनको, तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है एसिड रेन की वजह से। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सीएनजी वाले वाहनों का उपयोग करना चाहिए। इसीलिए सीएनजी को हम क्या कह रहे हैं, स्वच्छ ईंधन कह रहे हैं, यानी कि क्लीन फ्यूल कह रहे हैं। क्लियर है इतना? चलिए देखिए इसे आप एक बार। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। फिर प्राकृतिक गैस और इसके लाभ हमने बात कर ली है। जैसे कि हमने कहा कि ये क्या है, स्वच्छ ईंधन है। स्वच्छ ईंधन है इसका मतलब कम प्रदूषणकारी, प्रदूषण जो है ये ज्यादा नहीं फैलाता। इसके अलावा जलने के बाद ये कोई रेजिड्यू भी नहीं छोड़ता। जैसे अगर हम लकड़ी की बात करते हैं तो लकड़ी भी ईंधन है ही, है ना, लकड़ी भी ईंधन है। लेकिन लकड़ी जब जलती है तो जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है। अगर ऑक्सीजन इनफ मात्रा में नहीं मिल रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और गैसेस तो प्रोड्यूस करती ही है, लेकिन साथ साथ जलने के बाद रेजिड्यू भी छोड़ती है। अब जलने के बाद रेजिड्यू तो छोड़ती है, लेकिन हवा में SPM यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को भी छोड़ती है, यानी कि छोटे छोटे मुहिम कणों को भी हवा में छोड़ती है, जिसे हम सांस लेते समय जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाते हैं, और हमें अस्थमा और भी कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। तो आप देख सकते हो इन फ्यूज को चलाने के कितने सारे हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमें सीएनजी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये इस प्रकार से हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करती, ना ही कोई रेजिड्यू छोड़ती है। ठीक है, और इसको हम सीधे जला सकते हैं, सीधे इसको जलाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। चलो, तो ये नेचुरल गैस हमने पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले। जीवाश्म ईंधन हम किन्हें कह रहे हैं, कोयला, पेट्रोलियम, जो हमने यहाँ पर लिखे हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या है, जीवाश्म ईंधन है। तो ये कहते हैं समाप्त होने वाले हैं, यानी कि अगर हम इनका अधिक उपयोग करेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि देखो, ये ऐसा नहीं है कि ये बनेंगे नहीं, ये बनेंगे, लेकिन इनको बनने में लगभग 300 मिलियन वर्ष लगते हैं, जो कि बहुत एक लंबा समय है। ठीक है, तो इतना समय लग रहा है इनको बनने में, तो अगर हम ज्यादा उपयोग करते हैं, अगर ये समाप्त हो जाएंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे। ठीक है, सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि ये मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। अब जीवाश्म ईंधन है ये, यानी कि मृत जीवों से, मृत वनस्पति से बने हुए होंगे। और ऐसा तो है नहीं कोई जीव आज मृत हुआ तो कल वो फॉसिल बन जाएगा, नहीं, इसके लिए क्या लगता है, लाखों वर्षों का समय लगता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात कुछ भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। अब हम ये भी जानते हैं, अभी कुछ ज्ञात भंडार इनके बचे हुए हैं जो कुछ 100 वर्ष और चलेंगे। ठीक है, इसके अलावा इनको जलाने से क्या होता है, वायु प्रदूषण भी होती है, ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। अतः ये आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, ग्लोबल वार्मिंग का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी। तो देखो, इनको कम उपयोग करने के कितने फायदे हैं। एक तो हम इसको फ्यूचर के लिए बचा सकेंगे। ठीक है, दूसरा ऐसा नहीं रहेगा कि ये समाप्त होने वाले हैं।
तीसरा, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा नहीं रहेगा, और चौथा, ये लंबे समय तक जो है उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, लंबे समय तक उपलब्ध रहेंगे। अब ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी नहीं रहेगा, क्योंकि देखो जितनी जब हम इनको जलाते रहेंगे इन फ्यूल्स को, तो ये क्या करेंगे, गैसेस प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेंगे, अलग अलग गैसेस प्रोड्यूस करेंगे, जो क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। साथ साथ अफॉरेस्टेशन होने की बजाय डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यानी कि पेड़ों को काटा जा रहा है। तो पेड़ों को जितना काटा जाएगा, तो पेड़ क्या करते हैं, देखो एक सिंपल सी साइकिल समझते हैं। ये है प्लांट्स और ये है ह्यूमन। तो प्लांट्स क्या करते हैं, ह्यूमंस को ऑक्सीजन देते हैं, ह्यूमंस क्या करते हैं, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो सोर्स है वो केवल ह्यूमंस नहीं है। ठीक है, जब हम अलग अलग ईंधनों को जलाते हैं तो उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, और भी कई सारे सोर्सेज हैं। तो प्लांट्स कम है ऑक्सीजन देने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के सोर्सेज बहुत ज्यादा है। तो अगर ज्यादा ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे, ये ज्यादा फ्यूल को जलाया जाएगा, तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस या ये जो अदर गैसेस हैं ये ज्यादा प्रोड्यूस होंगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग होगी, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो जो प्लेन्स एरिया है वहां पर बाढ़ आने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है, पेड़ों को नहीं काटना है, ज्यादा पेड़ों को लगाना है। ईंधनों का ज्यादा उपयोग नहीं करना है, ऐसा नहीं कि आवश्यकता नहीं है तो भी हम उपयोग कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इनको सेव करने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए, तो भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी कि PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं, उनके गुर हैं। तो चलिए, तो PCRA ने बताया है कि कैसे कैसे हम पेट्रोल को बचा सकते हैं। ठीक है, तो पहला है, जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए। ठीक है, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, समान और मध्यम गति से वाहन को चलाना है। यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी होती है, तो जहां पर भी आपको रुकना है, वेट करना है, आपको गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। टायरों का दाब सही रखिए, यानी कि टायर का करेक्ट प्रेशर होना चाहिए। गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, यानी कि प्रॉपर मेंटेनेंस गाड़ी की होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो ये कुछ सलाह है जो उन्होंने दी है लोगों को कि कैसे हम पेट्रोल को बचा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सेम वही है, कुछ एडवाइजेस, जैसे करेक्ट टायर प्रेशर, ठीक है, रेगुलर मेंटेनेंस अपने व्हीकल का, इंजन को ऑफ कर देना जहां पर ट्रैफिक लाइट्स हो या जहां पर हमें वेट करना हो, और कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड में ही हमें अपने व्हीकल को चलाना है। ठीक है, तो ये कुछ एडवाइजेस थी, तो जो हमने देख ली है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर करने से पहले एक बार आप एक क्विक रिवीजन कर लो। चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, ईंधनों के बारे में पढ़ा, संसाधनों के बारे में पढ़ा, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ा। ठीक है, समाप्त होने वाले संसाधनों के बारे में पढ़ा, कोल और पेट्रोलियम की स्टोरी पढ़ी। ठीक है, इनसे क्या क्या उपयोगी उत्पाद हमें मिलते हैं उनके बारे में बात की, और इन उपयोगी उत्पादों का क्या उपयोग होता है इसके बारे में बात की। ठीक है, और कैसे हम ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो समाप्त हो सकते हैं, ठीक है, समाप्त होने वाले हैं, उन्हें कैसे हम सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, और उनको बचाने के क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में चैप्टर में हमने बात की थी। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, CNG और LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है।
तो सीएनजी और एलपीजी का अगर हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं तो क्या लाभ है? देखो, एक तो इसे आसानी से ले जाया जा सकता है, लाया जा सकता है, एक इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है, दूसरा ये प्रदूषण नहीं करते और रेजिड्यू भी नहीं छोड़ते, और इनको हैंडल करना भी ईजी है, यानी कि आसानी से हम इसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है, आप लिख सकते हो इन्हें पाइपों के द्वारा आसानी से लाया व लेकर जाया जा सकता है। ये जलाने पर भारी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी कि इनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है, हाई होती है, इसीलिए ये एक अच्छे ईंधन भी होते हैं। ये स्वच्छ ईंधन है और इन्हें जलाने पर प्रदूषण नहीं होता। ठीक है, और इन्हें सीधा जलाया जा सकता है। तो एक अच्छा फ्यूल वही है जिसे सीधा जलाया जा सके, आसानी से कहीं ले जाया जा सके, ला सके, जो ज्यादा ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करता हो और जो कम प्रदूषणकारी हो। ठीक है, जैसे कि सीएनजी और एलपीजी। अब आप जानते हैं सीएनजी और एलपीजी क्या होते हैं, आप फुल फॉर्म भी आपको लिख लेनी है। सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो कौन से उत्पाद का उपयोग सड़क निर्माण के लिए किया जाता है? तो हम जानते हैं बिटुमिन। बिटुमिन का उपयोग सड़क निर्माण हेतु किया जाता है। ये पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों में से एक है, जो पेट्रोलियम परिष्करण की विधि द्वारा पेट्रोलियम से अलग किया जाता है। ठीक है, अच्छा ये तो हमें पता है कि पेट्रोलियम के अलग अलग कंस्टिट्यूएंट है, संघटक है। ठीक है, अब ये जो अलग अलग संघटक है, इन्हें क्या किया जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, अलग अलग टेम्परेचर पर। ठीक है, इनमें से रोड सरफेसिंग के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो है बिटुमिन। ठीक है, तो आप इसका सिंपल सा भी आंसर लिख सकते हो, चाहे तो इतना लंबा ना लिख करके आप देख सकते हो। बिटुमिन पेट्रोलियम का एक ऐसा उत्पाद है जो सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, चलो नोट करो इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर सड़क निर्माण के लिए तो समझ में आ गया। अगर पूछा जाए कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद जो है जिसका उपयोग घरों में ईंधन के लिए किया जाता है, तो वो है एलपीजी। ठीक है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ल्यूब्रिकेशन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ऑइंटमेंट या वैक्स के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ऐसे अलग अलग जो इसके कंस्टिट्यूएंट हैं उनकी यूजेस हमें पता होने चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाया जाता है? तो कैसे बनता है ये हमें पता है, और इस प्रक्रम को कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो कैसे बनता है, हजारों वर्ष पूर्व आंधी तूफान या बाढ़ भूकंप के कारण घने जंगल जमीन में दब गए, सालों तक उन पर मिट्टी जमा होती गई तथा वे जमीन में गहराई पर दफन हो गए, या हम कहें सब और डीप चले गए और कैसे हो गए, संपीड़ित हो गए। ठीक है, और इतनी गहराई में दबने से उन पर ज्यादा दबाव और तापमान का असर हुआ और वे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। जो स्टोरी हमने चैप्टर में पढ़ी सेम वही स्टोरी है, वही भी आप डायरेक्टली आप वो भी लिख सकते हो। और इस पराक्रम को कार्बनीकरण कहते हैं, या हम कहते हैं कार्बनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, अब जो कोयला है वो क्या होता है, नॉर्मली मुख्य रूप से कार्बन ही होता है। उसको जब हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, तो ये एडिशनल पॉइंट्स हैं, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो चल, कोक, अच्छा सबसे पहले आपको ध्यान है कोक है क्या? कोक क्या है, कोयले से मिलता है, कोयले का एक उत्पाद है। ठीक है, चलो तो कोक कैसा है, काले रंग का है, ठोस होता है, सुराखदार यानी कि पोरस जिसमें छिद्र होते हैं। ठीक है, सुरागदारी होता है। उपयोग की बात करें तो स्टील यानी कि इस्पात के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, और धातु के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी कोक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कोक क्या है,
कोल के 3 उपयोगी उत्पाद है, कोक, कोल तार और कोल गैस। तो उनमें से कोक ये है, कोक के ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और ये इसके यूजेस हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको कोल तार के प्रॉपर्टीज और यूजेस पूछे जा सकते हैं, कोल गैस के प्रॉपर्टीज और यूजेस पूछे जा सकते हैं। तो तीनों के ही आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कुछ हमने इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लिए हैं। बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।